शुरुआत कर रहे हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लेक्चर नंबर 14 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। इससे पहले जो क्लास हुआ था, ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि इसके बारे में सहसंयोजी बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है। वैसे ही एक और प्रकार है आपका बंध का चौथा प्रकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध जो रहता है, ऐसा समझो कि उपसहसंयोजी बंध है ना, वो आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध दोनों का गुण शो करता है। मतलब वो आदान प्रदान भी करेगा और साझेदारी भी करता है। क्लियर है कि नहीं? समझने का कोशिश करो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अमोनिया है, NH3 है, ठीक है, अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, लास्ट में कितना होता है 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये देखो बना लिया, इसका अष्टक पूरा 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 8। क्लियर है? अब बोरान ट्राइफ्लोराइड है BF3, बोरान परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, लास्ट में कितना होता है उसके पास 3, कितना होता है 3, तो 1 2 3, ये एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। अब ध्यान से देखो, इसका अष्टक पूरा है, लेकिन इसका अष्टक पूरा है क्या? नहीं। मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने का? 2 इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? तो ये अपना यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे दे, यदि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे दे, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका अष्टक पूरा होगा क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन जो है, अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी भी करता है और दान भी करता है। मतलब क्या है, ये दान दिया तो दान देगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो यहाँ पास आ गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, तो इसमें कौन सा चार्ज बनेगा? प्लस, और यहाँ पास कौन सा चार्ज बनेगा? माइनस। ये दान भी दिया और साथ ही साथ बीच में रखा है, मतलब इसका साझेदारी भी हो रहा है। यहाँ पास देखो, एक जो है लोन पेयर को दान दिया, लोन पेयर एक क्या है? दाता है। लोन पेयर क्या है? दाता है। जो लोन पेयर दाता होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस क्षार। क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। और एक जो है वो है कि आपका लोन पेयर ग्राही, ये ग्रहण किया, जिसके पास लोन पेयर का क्या था? कमी था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लुईस अम्ल। क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब उपसहसंयोजी बंध जो है, उपसहसंयोजी बंध, ठीक है, इसमें 2 चीज होता है भाई, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी होता है, प्लस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी होता है। क्या होता है? साझेदारी भी होता है। क्लियर है? इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंध। जब किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य, ये 2 परमाणु हैं, ठीक है, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो तथा उसका ही क्या हो? साझेदारी हो। दोनों परमाणु उस इलेक्ट्रॉन का क्या करते हो? साझेदारी करते हो। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंध। और उपसहसंयोजी बंध को ऐसा तीर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? इस साइड रहता है लोन पेयर ग्राही, इधर कौन रहेगा? लोन पेयर ग्राही, और इधर कौन रहेगा? लोन पेयर दाता। कौन रहता है? लोन पेयर दाता। और जो दाता रहता है उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं लुईस क्षार। और जो ग्रहण करता है उसके पास लोन पेयर की क्या होती है? कमी, उसको बोलते हैं लुईस एसिड या लुईस अम्ल। यहां तक क्लियर है कि नहीं? उपसहसंयोजी बंध का ये उदाहरण देना, NH3 और BF3 अणु का बनाना। क्लियर है? जिसमें ये क्या है? लुईस क्षार, और ये क्या है? लुईस अम्ल। आप ध्यान से समझना, उपसहसंयोजी बंध बनाने के लिए किन किन चीजों का जरूरत पड़ता है। पहला चीज, एक परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए। एक परमाणु का अष्टक क्या होना चाहिए? पूर्ण। तथा दूसरा का क्या होना चाहिए? अपूर्ण। दूसरे का क्या होना चाहिए? अपूर्ण। अष्टक क्या होना चाहिए? अपूर्ण। इसका अष्टक पूरा था और इसका अष्टक क्या था? अधूरा था। क्लियर है? अच्छा, दूसरा चीज क्या बोल रहा हूं मैं? ग्राही परमाणु है, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर का क्या होना चाहिए? कमी। क्या होना चाहिए? कमी। ये जो ग्राही है इसके पास कम से कम एक लोन पेयर का क्या होना चाहिए? कमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, ठीक है ना, जो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा? देगा, दान देगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोन पेयर दाता, या उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोला हूं मैं, लुईस क्षार। क्या बोल देते हैं? लुईस क्षार। और जो ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब हो गया आपका सहसंयोजक बंध बनाने के लिए शर्त। उदाहरण में दे देना NH3, और दूसरा किसका उदाहरण? BF3। NH3 व BF3 दोनों अणु का बनना। और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? SO2 का बनना, SO3 का बनना, O3 का बनना,
ओजोन का बनना, ओजोन कैसे बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट टाइम कितना रहता है 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर देखो ये तो डबल बॉन्ड बना देगा, ये बना, इसका स्टक पूरा और इसका स्टक पूरा, लेकिन इस वाले का स्टक पूरा है क्या, नहीं। तो ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन रहेगा अपना लोन पेयर जो रहेगा इसको दान दे देगा। क्लियर है, तो कौन सा बंध बन गया यहाँ पास, उपसहसंयोजी बंध। तो 2 उदाहरण दिखा सकते हो तुम लोग। क्लियर है, उपसहसंयोजी बंध दर्शाने वाले कुछ अणु क्या दिखाते हैं, आपका अनुनाद दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, अनुनाद। इधर डबल बॉन्ड बन सकता था, इधर दान दे सकता था, ऐसा भी हो सकता था। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे संरचनाओं को क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना। अनुनाद करके आपके में टॉपिक है, उसको मैं कार्बनिक रसायन में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है, उस चैप्टर में आता है। आगे बढ़ जाए क्या, क्लियर है। अब ये जो उपसहसंयोजी यौगिक है, ठीक है ना, इसका उदाहरण भी देख डाले, परिभाषा भी देख डाले, और हम लोग क्या देख डाले, क्या क्या शर्त है उपसहसंयोजी बंध बनाने के लिए। अब देखते हैं उपसहसंयोजी यौगिकों का गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, गुण। तो पहला गुण तो ध्यान देना, क्योंकि ये आयनिक बंध वाला भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और सहसंयोजी बंध वाला भी। क्लियर है, हमेशा याद रखना आयनिक बंध वाला जो गुण है और सहसंयोजी गुण है, इन दोनों का मध्यवर्ती रहेगा इसका गुण। क्लियर है कि नहीं, मतलब कुछ गुण आयनिक बंध जैसे दिखाएगा और कुछ सहसंयोजी जैसे। किसके जैसे, सहसंयोजी जैसे। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं इसका विलेयता। क्या देखते हैं, विलेयता। तो विलेयता ध्यान से समझना, जल में जो रहता है आंशिक रूप से विलेय होगा, जल में आंशिक रूप से विलेय होगा, लेकिन जो कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक विलायक है, उसमें क्या हो जाएगा, आसानी से विलेय हो जाएगा। अब देखो जल में घुलना किसका गुण था, आयनिक बंध का, और कार्बनिक यौगिकों में घुलना किसका गुण था, सहसंयोजी बंध का। क्लियर है कि नहीं, तो दोनों का गुण दिखा रहा है ये। क्लियर है कि नहीं, तो पहला गुण तो हो गया विलेयता। दूसरा देखो इसका एमपी व बीपी, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है आयनिक यौगिकों से क्या होता है, कम, क्योंकि आयनिक यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, आयनिक यौगिक से क्या होता है, कम, पर सहसंयोजी यौगिकों से क्या होगा, ज्यादा। सहसंयोजी यौगिक से क्या होता है, ज्यादा। क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक यौगिकों से क्या होगा, कम, लेकिन सहसंयोजी यौगिकों से क्या होगा, ज्यादा। दोनों के बीच का गुण दिखाएगा, बोला हूं ना मैं। क्लियर है। तीसरा गुण देख लो भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। जल में जब ये विलेय होगा, जल में विलेय होने पर या फिर इसको पिघलाएंगे, पिघलाए जाने पर आयनित नहीं होता, आयनित नहीं होता। मतलब जैसे कि तुम लोग जानते हो HCl है, उसको जैसे ही मैं जल में घोलूंगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, लेकिन ये जो यौगिक रहेंगे ऐसा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूटते नहीं है। सहसंयोजी यौगिक वाला गुण है। क्लियर है। और गुण देख लो भाई, ठीक है, ये क्या करते हैं, ध्यान से समझना, दिशात्मक गुण दिखाते हैं। दिशात्मक गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दिशात्मक गुण कौन दिखाता था, सहसंयोजी यौगिक। कौन दिखाता था, सहसंयोजी यौगिक। दैशिक बंध बनाता था, तो सहसंयोजी यौगिक जैसा ये भी क्या दिखाता है, दिशात्मक गुण प्रदर्शित करेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटिव बंध। ज़्यादा से ज़्यादा ये संरचना किसके जैसे दिखाता है, सहसंयोजी जैसे, तो इस कारण इसका एक और नाम क्या हो जाता है, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध। क्लियर है। तो इस तरीका से आपका उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, इसका क्या क्या उदाहरण है, इसको बनाने के लिए कौन कौन सा शर्त होना चाहिए और इसका कौन कौन सा गुण है, आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगा इसमें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।